ईरानी सेना प्रमुख के बयान से जुड़ी हुई है। बड़ी खबर यह कि हमास से जंग हार गया है इजराइल, कहा गया है। हमास की शर्तों पर सीज फायर किया गया है, यानी पीछे हटा है इजराइल, ये कहा जा रहा है। 2 दिन में सीज फायर खत्म हो रहा है और 2 दिन बाद ही हमास इजराइल की जंग का सबसे विध्वंसक दौर भी शुरू हो सकता है। लेकिन ये बड़ी बात जो कही जा रही है, क्योंकि किस तरह से कहा यह जा रहा है कि 2 दिन में सीज फायर खत्म होगा और 2 दिन के बाद ही हमास इजराइल की जंग का सबसे विध्वंसक दौर भी शुरू हो सकता है, जिसमें सीधे तौर पर इजराइल से ईरान टकराएगा। अगर अमेरिका इस युद्ध में कूदा तो पूरा अरब सुलगने लगेगा। हालात ऐसे भी हो सकते हैं कि जंग परमाणु युद्ध में बदल जाए, क्योंकि कुछ घंटे पहले ईरान के न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर के पास एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। अगर यह विस्फोट न्यूक्लियर सेंटर पर होता तो ईरान में भारी तबाही मच सकती थी। इस विस्फोट के पीछे इजराइल या अमेरिका का हाथ बताया जा रहा है, यानी अब बारी ईरान के पलटवार की है और ईरान धमकी दे चुका है कि अगर उसके खिलाफ कोई षड्यंत्र हुआ तो वो पश्चिमी देशों के खिलाफ युद्ध छेड़ देगा। जैसे सुलगा गाजा वैसे जलेगा ईरान। जैसे वेस्ट बैंक में बरस रहे बम वैसे तेहरान में गिरेंगे बम। जैसे मिसाइल से लेबनान वैसे ईरान में मचेगा कोहराम। बस 2 दिन और उसके बाद अरब जलने लगेगा। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की शुरुआत होगी, क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने ईरान की लगाम कसने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है, जिसका ट्रेलर भी सामने आ चुका है। गाजा युद्ध विराम से 2 दिन पहले ईरान में बड़ा विस्फोट। इस्फहान न्यूक्लियर सेंटर के पास विस्फोट हुआ। एंटी एयरक्राफ्ट गन से फायरिंग की आवाज सुनाई दी। विस्फोट के बाद ईरान में हलचल मच गई है। सवाल उठ रहा है कि आखिर इस हमले के पीछे कौन है, अमेरिका या इजराइल? इजराइल को डर है कि सीजफायर खत्म होते ही ईरान हमला कर सकता है, इसलिए वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर रहा है। जबकि अमेरिका को शक है कि ईरान धमकाने के बावजूद परमाणु हथियार बनाने में जुटा है। इसी वजह से अमेरिका उसे सबक सिखाना चाहता है। हालांकि ऐसी कई वजहें हैं जो इस्फहान न्यूक्लियर सेंटर के पास विस्फोट के पीछे इजराइल का हाथ होने की तरफ इशारा करती। पहली वजह, गाजा युद्ध का अंत ईरान फिलिस्तीन की स्थापना से करना चाहता है। दूसरी वजह, ईरान का परमाणु कार्यक्रम इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तीसरी वजह, इजराइल को शक है कि 7 दिन में ईरान 3 परमाणु बम बना सकता है। चौथी वजह, यूएम एटॉमिक एजेंसी भी ईरान पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हुई है। और पांचवी वजह, सीज फायर के बाद ईरान युद्ध में हमास के साथ उतर सकता है। इजराइल ये बार बार कहता रहा है कि हमास, हिजबुल्ला और हूती जैसे संगठनों के पीछे ईरान है, नहीं तो इन संगठनों की इतनी हिमाकत नहीं है जो इजराइल पर हमला कर सके। इजराइल के चीफ ऑफ स्टाफ हेरजी हालेवी ने गाजा पर लगातार हमले की बात कही है। जाहिर है इससे ईरान जरूर भड़केगा। להחזיר כמה שיותר מהר וכמה שיותר חטופים
עד האחרון שבהם ולפרק את חמאס. לנו יש חובה להילחם וגם לסכן את החיים שלנו כדי שהם יוכלו לחזור ולגור שם בביטחון, ויש לנו חטופים שאנחנו נעשה הכל להחזיר אותם הביתה. इसी तरह का अंदेशा इजराइल के विदेश मंत्री योव गैलेंट ने भी जताया है। उन्होंने कहा है 2 दिन बाद सीज फायर खत्म हो रहा है और सेना फिर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने के लिए तैयार है। इजराइल को खतरा है कि ईरान इस बार हमला कर सकता है, इसलिए इजराइल ईरान पर प्रिमिटिव स्ट्राइक कर रहा है। तो क्या इस्फहान न्यूक्लियर सेंटर के पास विस्फोट इसी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का असर है या इसके पीछे अमेरिका है? अमेरिका लगातार ईरान के न्यूक्लियर सेंटर को टारगेट करता रहा है, लेकिन अभी तक हमला नहीं किया था। हालांकि ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत के पीछे अमेरिका का हाथ बताया जाता है। सुलेमानी ड्रोन अटैक में मारे गए थे। दरअसल सुलेमानी ही वो ईरानी कमांडर था जो ईरान समर्थित जिहादी गुटों पर कंट्रोल रखता था। हमास, हिजबुल्ला, हूजी और सीरिया इराक में सक्रिय दूसरे संगठन सुलेमानी के इशारे पर अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला करते रहे हैं। लेकिन सुलेमानी की मौत के बाद से इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स काफी कमजोर हुआ, लेकिन अब फिर से ईरान उसे मजबूत कर रहा है। यही वजह है एक तरफ हमास और हिजबुल्ला इजराइल को दहला रहे हैं, IRGC की तरफ से हथियारों से लेकर फंडिंग तक की जा रही है। दूसरी तरफ सीरिया और इराक में अमेरिकी ठिकानों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं, जिससे अमेरिका बौखलाया हुआ है। वो हर कीमत पर ईरान को जवाब देना चाहता है। हो सकता है न्यूक्लियर सेंटर के पास विस्फोट इसी का इशारा हो। वैसे इसके पीछे कई और वजहें भी हैं। पहली वजह, अरब में अमेरिका के दबदबे के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ईरान बना हुआ है। दूसरी वजह है ईरानी प्रॉक्सी संगठनों ने अरब में अमेरिकी बेस पर 66 से ज्यादा हमले किए हैं। तीसरी वजह है ईरान इजराइल की मदद करने पर अमेरिका पर भड़का हुआ है, युद्ध छेड़ने की धमकी दे चुका है। चौथी वजह है अमेरिका ईरान को कमजोर करके प्रॉक्सी संगठनों की ताकत कम करना चाहता है। पांचवी वजह है हमले से अमेरिका दिखाना चाहता है वो कभी भी न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर पर अटैक कर सकता है। यानी हमास इजराइल के बीच की जंग का दूसरा चैप्टर सीज फायर के बाद शुरू हो सकता है, जिसमें जंग सीधे तौर पर एक तरफ ईरान और उसके समर्थित जिहादी ग्रुप, जबकि सामने अमेरिका और इजराइल होंगे जो किसी भी कीमत पर ईरान को हावी नहीं होने देंगे, फिर चाहे ईरान में न्यूक्लियर विस्फोट ही क्यों ना करना पड़े। अमेरिका के टारगेट पर ईरान के वो न्यूक्लियर सेंटर हैं जहां उसे लगता है कि खुफिया तरीके से ईरान परमाणु हथियार बना रहा है। इस्फहान न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर भी उन्हीं में से एक है, जिसके पास कुछ घंटे पहले बड़ा विस्फोट हुआ है। इसे चीन के सहयोग से बनाया गया, जिसमें 3000 से ज्यादा साइंटिस्ट काम करते हैं। ईरान का अराक न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर अमेरिका के टॉप टारगेट पर है। वो 2006 में बनकर तैयार हुआ। ईरान इसमें रेडियो आइसोटोप प्रोडक्शन करता है। तेहरान ईरान का पहला न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है। यहाँ यूरेनियम मेडल डिस्क का प्रोडक्शन किया जाता है। ईरान के पास 2 यूरेनियम माइंस हैं, जिसमें सागंद 2005 से ऑपरेशनल है, जहां से सबसे पहले यूरेनियम निकाला गया। इसी तरह काहिन में भी यूरेनियम माइन है, हालांकि ईरान ने इसे बंद घोषित किया है। अमेरिका का दावा है ईरान यहां से चोरी छिपे यूरेनियम निकाल रहा है, जिससे बशीहर न्यूक्लियर पावर प्लांट को चलाया जाता है, जो 2010 में रूस के सहयोग से बनाया गया था। इतना ही नहीं, फोर्दो न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट 2009 से ऑपरेशनल है, जो चट्टानों के नीचे बना है। इसी तरह
नतांज न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट 2004 से ऑपरेशनल है। ये भी अंडरग्राउंड प्लांट है जिससे अमेरिका के हमलों से बचाया जा सके। अब समझिए, अगर इनमें से एक भी न्यूक्लियर रिएक्टर पर हमला हो जाता है, अमेरिका या फिर इजराइल इसमें कामयाब हो जाते हैं, तो रेडिएशन तेजी से फैलेगा, जिसमें न सिर्फ ईरान बल्कि अरब के दूसरे देशों में भी तबाही मचेगी। और उसके बाद वो आशंका सच साबित हो सकती है जिसके बारे में अमेरिका कहता रहा है, यानी ईरान एटमी हमले कर सकता है जिन्हें वो चोरी छिपे बनाता रहा है। वैसे भी ईरान की अमेरिका को धमकी इसी ओर इशारा करती है। ईरान के रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा की तरफ से कहा गया है, अमेरिका को खौफनाक अंजाम भुगतना पड़ेगा अगर वो इजराइल का साथ देता रहा। यह साबित हो चुका है कि इजराइल ने बेकसूरों का खून बहाया है, इसकी सजा अमेरिका को भी मिलेगी। अमेरिका को धमकी देना इस बात का इशारा करता है कि ईरान बड़ी ताकत बन चुका है जिसमें एटमी हथियार भी शामिल हो सकते हैं। इस बीच अमेरिका को एक और झटका लगा है। यूएन एजेंसी IAEA ने ईरान के खिलाफ लाया गया प्रस्ताव खारिज कर दिया है जिसे पश्चिमी देशों द्वारा लगाया गया था। इससे पहले यूएन पर्यवेक्षकों की टीम को न्यूक्लियर रिएक्टर दौरे को भी ईरान ने मना कर दिया था। यानी ईरान के पास एटम बम होने का हवाला देकर अमेरिका के हमले करने के मंसूबे पर पानी फिर गया है। लेकिन अमेरिका ने उसकी घेराबंदी करने के लिए विध्वंसक हथियारों और वॉरशिप की तैनाती की है जिससे ईरान को काबू में रखा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। डोनेस्क क्षेत्र में रूसी वायुसेना ने हमला किया है। Su-25 डिवीजन ने की है बमबारी। यूक्रेन की कई सैन्य चौकियों को तबाह कर दिया गया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है वीडियो। यूक्रेन में युद्ध का निर्णय निकला भी नहीं था कि इजराइल ने गाजा पर हमला कर दिया। अब उधर पुतिन की चुनौती है तो इधर ईरान और उसके मददगार जैसे देश हैं। अमेरिका जानता है कि अरब में भी युद्ध भड़का तो अमेरिका की साख दांव पर लग जाएगी। यूक्रेन में अपने हथियारों का बड़ा स्टॉक खत्म करने के बाद अमेरिका बैकफुट पर है और युद्ध से दूरी बनाना मजबूरी बन चुकी है। बाइडेन ने गाजा में सीज फायर तो करा दिया, लेकिन यूक्रेन में अब भी जंग जारी है। ऐसे में अमेरिका अब रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने की रणनीति पर काम कर रहा है। जाहिर है समझौता हुआ तो रूस की शर्तों पर ही होगा। यूक्रेन में 1.5 साल से अधिक नॉन स्टॉप जंग और गाजा में 1.5 महीने बाद युद्ध का एक छोटा सा अल्पविराम। कितना बारूद जला, कितने हथियार नष्ट हुए, कितना नुकसान हुआ, ये पूरी दुनिया ने देखा। ये सिलसिला कब खत्म होगा? गाजा में धमाके कब थमेंगे? यूक्रेन कब तक लड़ेगा? इसका अंदाजा किसी को नहीं। इजराइल हो या यूक्रेन, दोनों की ताकत और हौसले के पीछे है ये चेहरा। यूक्रेन वॉर के 1 साल पूरे होने के बाद से ही अमेरिका के लिए हथियारों की सप्लाई एक चुनौती बन गई थी। अब इजराइल भी अमेरिका से हर मोर्चे पर मदद की उम्मीद में है।
मौजूदा दौर में अमेरिका को हथियार सप्लाई के रूट पर काम करना होगा। पहला यूक्रेन है, तो अब तो नया रूट इजराइल को बनाना होगा। यही वजह है कि अमेरिका अब लड़ने की बजाय सुलह का रास्ता तलाशने लगा है। गाजा में सीज फायर इसका सबूत है, और यूक्रेन में भी ऐसा कैसे मुमकिन है, इसके रास्ते तलाशे जा रहे हैं। इजराइल की गिनती ताकतवर देशों में है, लेकिन गाजा पर बमबारी की शुरुआत के साथ ही अमेरिका से मदद की खेप भेजी गई। अमेरिका से इजराइल को गोला बारूद की सप्लाई की गई। अमेरिका से कई कार्गो विमानों ने इजराइल के लिए उड़ान भरी। भूमध्य सागर में अमेरिका को स्ट्राइक ग्रुप की तैनाती करनी पड़ी। भूमध्य सागर में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती हुई। समंदर से लेकर जमीन तक अमेरिका ने तैयारी तो एक महायुद्ध की कर ली, लेकिन कोशिश सीज फायर की चलती रही और बाइडेन कामयाब भी हुए। अमेरिका की लगातार कोशिशों की वजह से ही ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई ने सीज फायर को इजराइल की हार बताया। अमेरिका के हालात दुनिया से छिपे नहीं रह गए। एक पूर्व अमेरिकी अफसर के मुताबिक अमेरिका हथियारों का स्टॉक कीव भेज चुका है। यूक्रेन को अभी और हथियारों की जरूरत है। अमेरिका यूक्रेन की जरूरत को पूरा करने में सक्षम नहीं। इजराइल के लिए हथियार भेजना बेहद मुश्किल। यही वजह है कि अमेरिका और जर्मनी अब यूक्रेन में भी सीज फायर की कोशिश कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की को रूस से बातचीत के लिए तैयार किया जा रहा है। अब यूक्रेन के हालात देखिए, कोई इलाका नहीं बचा जहां रूस कहर नहीं बर पा रहा। इलाकों के नाम भले ही बदल रहे हो, लेकिन अंजाम एक जैसा है। तबाही और बर्बादी का आंकड़ा हर प्रांत और हर शहर में एक जैसा है। जंग की इन तस्वीरों से जाहिर हो रहा है कि यूक्रेन की जमीन किस कदर धधक रही है। रूस की आर्मी के हमलों की रफ्तार कितनी तेज हो चुकी है। जीत की जल्दबाजी में यूक्रेन के कई इलाके खंडर में तब्दील कर दिए गए हैं। अमेरिका की सबसे बड़ी मजबूरी हथियारों की कमी, तो वहीं रूस के पास अगले कई साल तक हथियारों की कमी नहीं होने वाली। किम जोंग ने अमेरिका को जख्म देने के लिए जिन हथियारों को बनाया है, अब वही हथियार पुतिन को मिलने वाले हैं। और पुतिन उन हथियारों का इस्तेमाल यूक्रेन में और अमेरिका के खिलाफ कर सकते हैं। अमेरिका के खिलाफ अपने बारूद का इस्तेमाल देखकर किम जोंग के दिल को सुकून तो जरूर मिलेगा, लेकिन रूस हथियारों के बदले में नॉर्थ कोरिया की मदद भी करने वाला है। किम जोंग पुतिन को 24 तरह के हथियार देने वाले हैं। बारूद के बदले में रूस किम जोंग को अनाज देने वाला है। रूस नॉर्थ कोरिया को खाने के सामान और जरूरी चीजों की सप्लाई करेगा। पुतिन को किम जोंग जंग का सामान देंगे, जिससे यूक्रेनी फोर्स और नाटो सेना की जान ली जा सके। बदले में पुतिन नॉर्थ कोरिया को जिंदगी बचाने के लिए सबसे जरूरी चीजों की सप्लाई करेंगे, जिसमें खाने का सामान, दवाएं और कई जरूरी चीजें होंगी। अमेरिका का एक और दुश्मन पुतिन की हर डिमांड पूरी करने में लगा है, और वो है ईरान। इब्राहिम रईसी ने रूस के लिए अपने हथियारों के गोदाम का दरवाजा खोल रखा है। अब रूस और ईरान में फिर नए सिरे से डील हो रही है। रूस को ईरान से ड्रोन की सप्लाई जारी है। ईरान रूस को बैलिस्टिक मिसाइल दे सकता है। रूस बदले में ईरान को Su-35 फाइटर जेट देने वाला है। रूस सिर्फ दूसरे देशों के हथियारों पर ही निर्भर नहीं रहना चाहता, इसीलिए रूस में भी हथियारों का प्रोडक्शन तेज कर दिया गया है। मिसाइलों की फैक्ट्रियां 24 घंटे काम कर रही हैं। रूस की कंपनियों को एयर डिफेंस बनाने को कहा गया है।
रूस की जमीन पर हमले का खतरा बढ़ गया है। रूस ज्यादा से ज्यादा एयर डिफेंस का प्रोडक्शन कर रहा है। यूक्रेन में ताबड़तोड़ प्रहार के साथ ही पुतिन ने अमेरिका को मिडिल ईस्ट में फंसाने का पूरा इंतजाम कर दिया है। अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस और चीन एक तरफ पुतिन की ताकत बढ़ा रहे हैं तो दूसरी तरफ रूस के कहने पर ईरान अमेरिका को गाजा, सीरिया और इराक में उलझाने का इंतजाम कर चुका है। अमेरिका को इस प्लान की भनक लग चुकी है। यही वजह है कि अमेरिका ने इजराइल को सीज फायर के लिए राजी कर लिया। यूक्रेन को भी समझौते के लिए मनाया जा रहा है। दोनों मोर्चे पर युद्ध खत्म कराने की कोशिश की जा रही है। रूस यूक्रेन युद्ध के 1 साल पूरे होने पर स्वीडिश मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका रूस को यूक्रेन की जमीन का कुछ हिस्सा देकर युद्ध खत्म करवाने की कोशिश में है, लेकिन ज़ेलेंस्की इस डील के लिए तैयार नहीं थे। अब एक बार फिर इसी तर्ज पर समझौते का मसौदा तैयार किया जा रहा है। अमेरिका यूक्रेन को 3 इलाके रूस को देने पर राजी करवा सकता है। यूक्रेन युद्ध खत्म करवाने के लिए डोनेस्क, लुहांस्क और जेपोरीजिया जैसे इलाके रूस के हवाले किए जा सकते हैं। रूस अपनी जमीन की सुरक्षा के लिए बफर जोन बनाने की मांग कर सकता है। रूस से सटा खार्किव का इलाका पोलैंड के करीब खमेलनित्स्की और ब्लैक सी की तरफ ओडेसा बफर जोन में आ सकता है। अमेरिका जानता है कि अगर रूस यूक्रेन युद्ध खत्म नहीं हुआ तो अमेरिका को यूक्रेन के साथ अरब में भी युद्ध लड़ना होगा, जो बहुत बड़े नुकसान की वजह बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश। एक तरफ अरब में परमाणु युद्ध का खतरा मंडरा रहा है तो दूसरी तरफ पुतिन ने भी यूक्रेन पर कब्जे का अंतिम चरण शुरू कर दिया है। यूक्रेन ने खुद कहा कि जंग की शुरुआत से लेकर अब तक कीव पर रूस ने सबसे बड़ा ड्रोन अटैक किया। हालांकि यूक्रेन ने भी पलटवार करके मॉस्को तक को दहलाने की कोशिश की। रूस के 4 बड़े शहरों पर यूक्रेन ने एक साथ हमला किया, लेकिन पिछले 24 घंटों के अंदर यूक्रेन को रूस ने सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद कीव पर रूस ने एक बार फिर कहर बरपाया। रूस ने कीव पर सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया। कीव पर 6 घंटे से अधिक समय तक ड्रोन हमले जारी रहे, जिससे पूरा कीव दहल उठा। कुर्स्क रीजन की 2 दिशाओं प्रिमोर्स्को और अख्तार्स्क से कीव पर सबसे विध्वंसक ड्रोन हमला किया गया। रूसी हमले में मुख्य रूप से कीव को ही निशाना बनाया गया। लेकिन कीव के अलावा सुमी, निप्रोपेट्रोव्स्क, जेपोरीजिया, मिकोलेव और किरोवोहरोद इलाके को भी निशाना बनाया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यूक्रेन में लगातार रूस को बढ़त हासिल हो रही है। दावा किया जा रहा है कि अवदीवका के इंडस्ट्रियल जोन पर भी रूस का कब्जा हो चुका है। पिछले 24 घंटों में रूस ने कीव के अलावा यूक्रेन के दूसरे इलाकों में अहम ठिकानों को निशाना बनाया। ये हमले यूक्रेन पर रूस के अब तक के सबसे बड़े प्रहार माने जा रहे हैं। दावा किया गया कि रूस के हमलों में कई लोग घायल हो गए और सैकड़ों इमारतें तबाह हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी हमलों के बाद यूक्रेन के हजारों घरों की बिजली गुल हो गई। 120 संस्थानों में अंधेरा हो गया। रूस ने यूक्रेन में 75 शाहे ड्रोन से हमले किए। हालांकि यूक्रेन ने 75 में से 74 ड्रोन नाकाम करने का दावा किया। रूसी एयरफोर्स ने यूक्रेन के ठिकानों पर Su-25 फाइटर से भी हमला किया।
और डोनेट्स्क में यूक्रेनी बेस को तबाह कर दिया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन की कई आर्म्ड व्हीकल्स को भी तबाह करने का दावा किया। रूसी रक्षा मंत्रालय के दावों के अनुसार रूस ने 24 घंटे में यूक्रेन के 2 फाइटर जेट मार गिराए, 2 यूक्रेनी MiG-29 लड़ाकू विमानों को मार गिराया। 24 घंटे में यूक्रेन के 18 ड्रोन भी तबाह कर दिए। यूक्रेन के गोला बारूद के 2 डिपो को भी जब्त किया। क्रास्ते लिमन में 55 यूक्रेनी सैनिकों की मौत भी हो गई। लुगांस्क प्रांत में रूस और यूक्रेन की सेना का जोरदार आमना सामना हुआ। यूक्रेनी नेशनल गार्ड की 5वीं ब्रिगेड के हमले को रूस ने नाकाम करने का दावा किया। आमने सामने की जंग में रूस ने यूक्रेन के 2 मिलिट्री पिकअप ट्रक को भी ध्वस्त कर डाला। पिछले 24 घंटों में जिस तरह से यूक्रेन पर रूस के हमले तेज हुए हैं, उससे एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि पुतिन की सेना ने यूक्रेन पर कब्जे का अंतिम चरण शुरू कर दिया। रूस के रक्षा मंत्रालय के दावे के मुताबिक जंग शुरू होने के बाद से अब तक यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान हुआ। अब तक की जंग में यूक्रेन के 539 फाइटर जेट, 255 हेलीकॉप्टर, 9183 ड्रोन, 442 मिसाइल सिस्टम, 13,586 टैंक आर्म्ड व्हीकल्स, 1,185 रॉकेट लॉन्चर, 7,166 आर्टिलरी गन्स मोटार और 15,572 मिलिट्री वाहन नष्ट हो चुके हैं। रूस के विध्वंसक हमलों के जवाब में यूक्रेन भी काफी आक्रामक हो गया और यूक्रेन की सेना ने रूस के कई इलाकों पर हमले किए। रूस के 4 बड़े शहरों पर यूक्रेन ने एक साथ हमला किया। मॉस्को से लेकर तुला, ब्रियांस्क और कलुगा पर यूक्रेन ने पलटवार किया और जमकर बारूद बरसाए। हालांकि रूसी रक्षा मंत्रालय के दावों के अनुसार मॉस्को की ओर बढ़ रहे 20 ड्रोन को मार गिराया गया। रूस के नारोफोमेंस्क, ओडेंटसोवो और पोडोस्क इलाके में यूक्रेन के ड्रोन्स को रूस ने इंटरसेप्ट किया। रूस के तुला शहर में भी एक रिहायशी इमारत से यूक्रेन का दिशाहीन ड्रोन टकराया। सिर्फ ड्रोन से ही नहीं बल्कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों से भी यूक्रेन की सेना ने अटैक किया और रशियन टैंकों को निशाना बनाया। ये हमले खेरसोन और जेपोरिजिया में ATGM से किए। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि कीव समेत यूक्रेन के दूसरे इलाकों पर रूस ने पिछले 24 घंटे में जिस तरह से घातक हमले किए, उससे यूक्रेन को अभी पर्याप्त एयर डिफेंस की जरूरत महसूस हो रही है। रूस से लगी सीमा की सुरक्षा के लिए यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने मददगार देशों से एयर डिफेंस की मांग भी की है। पिछली सर्दियों में भी रूस ने यूक्रेन के बुनियादी एनर्जी ढांचे को कमजोर करने के लिए लगातार मिसाइल और ड्रोन हमले किए थे। पश्चिमी यूक्रेन में खमेलनित्स्की रूसी हमलों का लगातार निशाना बन रहा है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मानना है कि रूस के बढ़ते हमलों से यूक्रेन के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को भी बड़ा खतरा पैदा हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस यूक्रेन की जमीन पर बढ़त बना रहा है, लेकिन यूक्रेन भी क्रीमिया पर एक बड़े हमले का प्लान तैयार कर चुका है। यूक्रेन की सीक्रेट सर्विस GUR ने इन हमलों की प्लानिंग तैयार की है। सेवेस्तोपोल से लेकर क्रीमिया ब्रिज तक यूक्रेन के टारगेट पर है। यूक्रेन रूस को इतना नुकसान पहुंचा चुका है कि ब्लैक सी फ्लीट का मुख्य ठिकाना सेवेस्तोपोल रूसी बेड़े के लिए सुरक्षित नहीं रह गया है। देखिए नए फेज में यूक्रेन रूस पर कैसे हमले करने वाला है और इससे बचने के लिए रूस ने क्या प्लान तैयार किया है। सेवेस्तोपोल बेस यही रूस के ब्लैक सी फ्लीट का ठिकाना है।
लेकिन ये बेस अब रूस के लिए सुरक्षित नहीं रह गया है। यूक्रेन की सी ड्रोन यूनिट लगातार रूस के ब्लैक सी फ्लीट पर हमले कर रही है। कमांड कंट्रोल सेंटर में बैठी ये यूनिट सी ड्रोन को कंट्रोल करती है और रूस के वॉरशिप को तबाह करने की कोशिश करती है। दो 2023 में सेवेस्तोपोल बेस पर यूक्रेन रूस के 6 वॉरशिप और एक सबमरीन तबाह कर चुका है। अब तक सेवेस्तोपोल बेस पर रूस के 8 वॉरशिप तबाह हो चुके हैं। ब्लैक सी रूस के लिए रणनीतिक और सामरिक तौर पर जितना जरूरी है, उतना ही यूक्रेन के लिए लाइफलाइन भी है। ब्लैक सी में इकलौता शक्तिशाली देश रूस ही है और यहां उसकी सत्ता को चुनौती यूक्रेन करीब 2 साल से दे रहा है और अब यह बेस रूस के हाथ से फिसलता जा रहा है। ब्लैक सी में रूसी शक्ति का प्रतीक है ब्लैक सी नेवल फ्लीट और संपर्क का जरिया है कर्च स्ट्रेट ब्रिज। अब ये दोनों यूक्रेन के निशाने पर हैं। यूक्रेन की इंटेलिजेंस सर्विसेज के प्रमुख किरिलो बुदानोव ने कहा है, कर्च ब्रिज पर यूक्रेन 2 कामयाब हमले कर चुका है। हमारी सेना चौंकाने वाले हमलों के लिए तैयार है। कर्च ब्रिज का भविष्य उसका विनाश ही है। रूस को क्रीमिया से जोड़ने वाला इकलौता रास्ता कर्च ब्रिज है, या फिर जल मार्ग के जरिए ही रूस की सेना या जरूरी सेवाएं क्रीमिया पहुंच सकती हैं। यूक्रेन अब ये दोनों कनेक्शन काटना चाहता है। कर्च ब्रिज को बचाने के लिए सुरक्षा ही एक उपाय है, लेकिन ब्लैक सी फ्लीट पर रोज रोज होने वाले हमलों से बचने के लिए रूस ने नया प्लान तैयार कर लिया है। रूस के ब्लैक सी फ्लीट का मुख्य नेवल बेस सेवेस्तोपोल है। इसके अलावा दूसरा नेवल बेस है नोवोरोसिस्क। इन दोनों सैन्य बेस के अलावा 2 और पॉइंट हैं जो रूस को ब्लैक सी से जोड़ते हैं। एक है अजोव सागर के तट पर रोस्तोव ऑन डॉन और दूसरा है सोची पोर्ट। यूक्रेन सेवेस्तोपोल पर लगातार हमले कर रहा है और रूसी सेना ने ब्लैक सी फ्लीट की जगह बदलने का प्लान बना लिया है। सेवेस्तोपोल में ब्लैक सी फ्लीट के छोटे युद्धपोत ही लगाए जाएंगे। बड़े युद्धपोत सेवेस्तोपोल से हटाकर नोवोरोसिस्क भेजे जाएंगे। ब्लैक सी फ्लीट के कुछ युद्धपोत अजोव सागर में रोस्तोव ऑन डॉन पर तैनात होंगे। इसके अलावा सबमरीन को सोची पोर्ट पर तैनात करने का प्लान बनाया गया है। अपने युद्धपोत को पीछे हटाकर रूस ब्लैक सी फ्लीट को बचाने की तैयारी में है और क्रीमिया ब्रिज को बचाने की जिम्मेदारी प्राइवेट मिलिट्री कंपनी वैगनर को दी गई है। ये वैगनर लड़ाके क्रीमिया जंग की तैयारी में है। इन वैगनर लड़ाकों के पास ऑटो कैनन और टेक्निकल हथियार। रूस ये बखूबी समझ रहा है कि ब्लैक सी फ्लीट को पीछे हटाकर भी सुरक्षित नहीं रखा जा सकता, क्योंकि यूक्रेन के पास अब लॉन्ग रेंज मिसाइलें हैं और वो ब्लैक सी फ्लीट के हेडक्वार्टर को तबाह करके अपना शक्ति प्रदर्शन कर चुका है। इसीलिए नए नेवल बेस पर भी सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। नोवोरोसिस्क में 8 नए पंचर एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए गए हैं। रोस्तोव ऑन डॉन पर S-400 सिस्टम तैनात हो रहे हैं। सोची पोर्ट पर S-300 सिस्टम की तैनाती बढ़ाई गई है। इसके साथ ही इन सभी ठिकानों पर एक-एक टुकड़ी सैनिक तैनात किए गए हैं। सेवेस्तोपोल बेस से अपनी ताकत घटाकर रूस रणनीतिक कदम उठा रहा है। जरूरत पड़ने पर रूस नोवोरोसिस्क, सोची और रोस्तोव से भी यूक्रेन की सीमा में क्रूज मिसाइल हमले कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
यूक्रेन क्रीमिया में समुद्र के रास्ते हमले कर रहा है, तो वहीं अब हूती ने भी लाल सागर में इजराइल की मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। एक हफ्ते में हूती ने इजराइल के 3 जहाजों को टारगेट किया है। हूती इजराइल के जहाजों को नष्ट करने की बजाय उन्हें हाईजैक कर रहा है। गाजा में युद्ध विराम के बाद इजरायली सेना वेस्ट बैंक में ऑपरेशन चला रही है। कई जगहों पर बमबारी हुई है। हूती ने इसी का बदला लेने के लिए इजराइल के एक कार्गो शिप को अपने कब्जे में ले लिया है। इजराइल के जहाज पर हेलीकॉप्टर से उतरे हूती विद्रोहियों की इन तस्वीरों ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। इजराइल के खिलाफ युद्ध की ये नई रणनीति है, जिसमें जमीन नहीं बल्कि पानी में प्रहार किया जा रहा है। इजराइल ने अपने जहाजों की सुरक्षा बढ़ाई थी, लेकिन फिर हूती ने एक शिप पर कब्जा जमा लिया है। इस जहाज का नाम जिम हाफिया है। जहाज कई कंटेनर लेकर सफर पर था। शनिवार को इसके हाईजैक होने की खबर आई। इजराइल हमास जंग के बीच हूती विद्रोहियों ने पिछले रविवार की देर शाम लाल सागर से एक कार्गो शिप गैलेक्सी लीडर को हाईजैक कर लिया था। इसके एक दिन बाद यानी सोमवार देर शाम हूती ने शिप हाईजैक करने का 2 मिनट का वीडियो शेयर किया। इसके बाद इजराइल के एक कारोबारी के कार्गो जहाज पर शुक्रवार की सुबह ईरानी ड्रोन से हमला किया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक लाल सागर में इजराइल के एक फाइटर जेट ने भी एक ड्रोन को नष्ट कर दिया। ड्रोन इजराइल की सीमा की तरफ जा रहा था। इजराइल में घुसने से पहले ड्रोन नष्ट किया गया। हूती ईरान के आत्मघाती ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। गाजा में सीज फायर के बीच इजराइल के कार्गो शिप को हाईजैक करना वेस्ट बैंक में हो रहे हमले का बदला कहा जा रहा है। ये तस्वीरें वेस्ट बैंक के रामल्लाह की हैं। यहां फिलिस्तीनियों पर सेना को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। ये लोग फिलिस्तीन के कैदियों की रिहाई के लिए जमा थे। इजराइल ने सीज फायर के दौरान फिलिस्तीनी महिलाओं और बच्चों को रिहा किया है। जेनिन रिफ्यूजी कैंप में इजरायली सेना का ऑपरेशन जारी है। शनिवार को यहां कई जगहों पर बमबारी हुई, जिसके बाद कई जगहों पर आग लग गई। वेस्ट बैंक में इन्हीं हमलों की तस्वीरों के बाद हिजबुल्लाह और हूती ने इजराइल के लिए चेतावनी जारी की थी। गाजा की तरह ही इजरायली सेना कब्जे वाले वेस्ट बैंक में जेनिन सरकारी अस्पताल और इब्न सिना अस्पताल को घेर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक यहां एम्बुलेंस की तलाशी ली जा रही है। अस्पताल में मौजूद मरीजों का भी आंकड़ा लिया जा रहा है। अस्पताल के आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ की जा रही है। जेनिन रिफ्यूजी कैंप में सेना ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। यहां की सड़कें भी तोड़ दी गई हैं। कई मकानों को तहस नहस कर दिया गया है। जेनिन में इजरायली फोर्स ने हवाई हमले किए हैं। बमबारी से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। इजरायली सेना जेनिन को पूरी तरह से खाली करवाना चाहती है। जेनिन में इस जंग की वजह आपको बताते हैं। इजरायली सैनिक जेनिन के कैंपों को आतंकियों का गढ़ बताती है। कैंप में इस्लामिक जिहाद हमास के लड़ाकों के छिपे होने का दावा करती है। जेनिन में इजरायली सेना की सबसे बड़ी मुसीबत जेनिन ब्रिगेड है। इजराइल में हमास के हमलों के बाद से ही इजराइल की सेना ने यहां सर्च अभियान शुरू कर दिया था।
सेना की कार्रवाई में कई फिलिस्तीनियों की गिरफ्तारी और कई जगहों में झड़पों के बाद लोग जख्मी भी हुए। इसके बाद से ही यहां सेना के साथ हिंसा शुरू हुई, जिसे इजरायली सेना जेनिन ब्रिगेड और हमास के हमले बताती है। जेनिन कैंप में इजराइल के लिए इस वक्त जेनिन ब्रिगेड ही सबसे बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इजराइल का एक और जहाज हाईजैक हो गया है। लाल सागर में हूती ने कब्जा कर लिया है। इजराइल के कारोबारी का ये जहाज है जो हाईजैक किया गया है। अब तक कुल 3 जहाजों पर हूती विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है। हमास ने युद्ध विराम के दौरान बंधकों को छोड़ने की शर्त पूरी कर दी। हालांकि अभी उसने 24 बंधक ही रिहा किए हैं, जबकि इजराइल की तरफ से 39 फिलिस्तीनी कैदी हमास को सौंप दिए गए हैं। हमास ने जिन बंधकों को छोड़ा है उनमें से अधिकतर महिलाएं और छोटे बच्चे हैं, जो पूरे 49 दिन से कालगृह से लौट कर आए हैं। उनके लिए ये नई जिंदगी से कम नहीं है। आखिर वो वक्त आ गया जब हमास ने बंधक रिहा कर दी। दूसरी तरफ इजराइल भी जेल में बंद फिलिस्तीनियों को छोड़ने पर तैयार हो गया है, जबकि अभी 48 घंटे का सीज फायर बाकी है। इस दौरान कुछ और बंधक रिहा किए जा सकते हैं। अभी तक 3 बैच में हमास ने बंधक रिहा किए हैं, जिसमें पहले बैच में 13, दूसरे बैच में 10 और उसके बाद एक बंधक को रिहा किया है। यानी कुल 24 बंधक हमास की कैद से रिहा हो चुके हैं। इन रिहा होने वाले बंधकों में 6 महिलाएं और 7 बच्चे शामिल थे, जबकि 10 थाईलैंड के नागरिक रिहा किए गए। बंधकों को रिहा करने के बाद मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया। उसके बाद परिवार के लोगों से मिलने दिया गया। इसी दौरान इजराइल ने शर्त के मुताबिक 39 फिलिस्तीनी कैदियों को गाजा भेज दिया, जिसमें 6 महिलाएं और 33 बच्चे थे। ये सभी जेल में बंद थे। रिहा हुए बंधकों में से कुछ अपने परिवार वालों से मिलकर रोने लगे, कोई खुशी मनाने लगा। आखिर 49 दिन बाद ये खुशनसीब दिन आया। बंधकों में 3 साल की छोटी बच्ची भी थी, जो 49 दिनों से हमास के कैद में थी। याहेल सोहाम तो रिहा होकर अपनी मां और परिवार के पास पहुंच गई, लेकिन उसके पिता अभी भी कैद में हैं। मौत के मुंह से जिंदा लौटकर हाइला रोटेम भी इजराइल पहुंच गई। पिता को देखकर उनके सीने से लिपट गईं और रोने लगी। हाइला के अलावा 10 और टीनेजर भी हमास ने रिलीज किए हैं। 9 साल की ओहाल मोंडेर भी सही सलामत इजराइल जा पहुंची। उसके दोस्त उससे मिलने पहुंचे थे। उसने मिलते ही अपने दोस्तों को 49 दिन की खौफनाक कहानी सुनानी शुरू कर दी। 2 दिन पहले ही एमिली का जन्मदिन था, जो हमास लड़ाकों की कैद में गुजरा। लेकिन खुशी की बात है कि वो जिंदा लौट आई। अब परिवार के लोग एमिली की खुशी के लिए इस पूरे हफ्ते बर्थडे मनाएंगे। कुछ ऐसे भी बंधक रिहा हुए जो काफी जख्मी थे। उन्हीं में से माया रोजेव को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्हें कई जगह पर गंभीर चोटें लगी हुई थी। हालांकि रिहाई के तुरंत बाद सभी को अस्पताल ले जाया गया था। उसके बाद ही उनके परिवार को सौंपा गया। इससे पहले बंधकों को हमास ने मिस्र को सौंपा। मिस्र ने आईडीएफ को इजराइल बॉर्डर पर सौंप दिया, जिन्हें तेल अवीव पहुंचाया गया। वहां मौजूद परिवार के लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अपनों को देखकर उनसे लिपट गए। आखिर 49 दिन बाद ये खुशी का लम्हा आया था।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने एक बार फिर सनसनी मचा दी है, लेकिन इस बार किम ने मिसाइलों से नहीं बल्कि अपनी सैटेलाइट की ताकत से सुपर पावर अमेरिका को डराने की कोशिश की है। किम ने अंतरिक्ष में अपने खुफिया एजेंट तैनात कर दिए हैं। किम का दावा है कि उसकी सैटेलाइट की पहुंच में अब अमेरिका के सैन्य ठिकाने भी होंगे। यही नहीं, दावा यह भी किया जा रहा है कि किम की मिसाइलें अब पहले से ज्यादा सटीक और ज्यादा अचूक प्रहार करने वाली हो जाएंगी। पहले मिसाइलों से दुनिया को दहराया, अपने परमाणु जखीरे से सुपर पावर के घर में सनसनी मचाई और अपने दुश्मनों को परमाणु प्रहार का डर दिखाकर दुनिया में हाहाकार मचाए। परमाणु मिसाइलों के बाद अब उस तानाशाह ने सैटेलाइट की दुनिया में तहलका मचा दिया है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग के लिए सैटेलाइट बहुत बड़ी ताकत बनने जा रही है। किम ने एरोस्पेस फोर्सेस के हेडक्वार्टर पर जाकर सैटेलाइट तस्वीरें देखी। किम के सैटेलाइट ने अमेरिका और साउथ कोरिया के ठिकानों की तस्वीरें भेजी। किम जोंग के निशाने पर अमेरिका और साउथ कोरिया के अहम सैन्य ठिकाने। दावा किया जा रहा है कि उत्तर कोरिया ने नए जासूसी उपग्रह की तकनीक के जरिए अमेरिकी युद्धपोत USS कार्ल विंसन की भी तस्वीरें खींची। माना जा रहा है कि किम ने सैटेलाइट से अमेरिकी सेना के अन्य प्रमुख सैन्य ठिकानों की भी तस्वीरें देखी, जिन्हें गुआम के आसमान से लिया गया था। परमाणु हथियारों से लैस उत्तर कोरिया ने मंगलवार को ही अपना जासूसी सैटेलाइट लॉन्च किया था। इस साल की शुरुआत में उत्तर कोरिया ने सैटेलाइट लॉन्च करने की 2 कोशिशें की थी, लेकिन कामयाबी नहीं मिली थी। लेकिन मंगलवार को उत्तर कोरिया के सरकारी मीडिया ने अपने सैटेलाइट मिशन को कामयाब घोषित किया। हालांकि दक्षिण कोरिया के रक्षा अधिकारियों और विश्लेषकों का मानना है कि उत्तर कोरिया की सैटेलाइट क्षमताओं को लेकर अभी तक कोई पुख्ता प्रमाण सामने नहीं आया है। लेकिन दक्षिण कोरिया के इन दावों के बावजूद यह तो तय है कि मिसाइलों के बाद अब किम सैटेलाइट की दुनिया में धाक जमाना चाहता है और अमेरिका के साथ साथ दक्षिण कोरिया और जापान को चुनौती देना चाहता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दावा किया गया है कि जियो मैपिंग के लिए उत्तर कोरिया अब किसी पर निर्भर नहीं है। किम जोंग की ICBM अब सेल्फ सैटेलाइट गाइडेड होंगी। इससे किम की मिसाइलें ज्यादा सटीक और ज्यादा अचूक होंगी। सैटेलाइट लॉन्च करने के बाद किम जोंग बैलिस्टिक मिसाइल फायर करके यह टेस्ट कर चुका है कि टारगेट पर कितना सटीक हमला किया जा सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार तानाशाह किम ने अपने देश की एरोस्पेस टीम को इस बात के लिए बधाई भी दी है कि वो उत्तर कोरिया के दुश्मन देशों की सैन्य गतिविधियों पर नजर रखने और उसके अनुसार खुद को तैयार रखने के मकसद से शानदार काम कर रहे हैं। किम ने इस बात के लिए भी अपने अंतरिक्ष अधिकारियों की सराहना की है कि उनकी कोशिशों से उत्तर कोरिया सैटेलाइट के क्षेत्र में भी नई कामयाबी हासिल कर रहा है। किम ने यह भी कहा कि मल्लीगयोंग-1 नामक सैटेलाइट का लॉन्च आत्मरक्षा के मकसद से किया गया, लेकिन सैटेलाइट लॉन्च की खबरों ने अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान की चिंता बढ़ा दी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।